दिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जना, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन, तन मन जीवन, तन मन जीवन चलो सवारे। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आशीष, शुरू करिए सर। सर शुरू करते हैं। नमस्कार। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग द्वारा आयोजित इस निःशुल्क ऑनलाइन अंतःस्रावी ग्रंथि दोष निवारण शिविर के दूसरे दिन के साधना सत्र में उपस्थित आप सभी साधकों, शिक्षकों एवं अधिकारियों का हार्दिक स्वागत एवं सप्रेम सुप्रभात। कार्यक्रम की शुरुआत भजन से करेंगे। डमरू बजाए यंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए यंग भस्मी लगाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। सब देवों में है वो देव निराला। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। मस्तक पे चंदा जिसकी जटा में है गंगा, ओ मस्तक पे चंदा जिसकी जटा में है गंगा। रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। वो कैलाशी वो अविनाशी हो, वो कैलाशी वो अविनाशी। पहने सर्पों की माला, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला।
वागंबरधारी शिव भोला त्रिपुरारी हो वागंबरधारी शिव भोला त्रिपुरारी वो तो रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है भारी वो तो रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है भारी भोला भाला वो मत वाला भोला भाला है मत वाला पिए भंग का प्याला डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला भक्त सदा गाए शिव शंभु को ध्याए हो भक्त सदा गाए शिव शंभु को ध्याए जो भी मांगे सो पाए दर से खाली ना जाए जो भी मांगे सो पाए दर से खाली ना जाए बड़ा है दानी बड़ा है ज्ञानी हो बड़ा है दानी बड़ा है ज्ञानी है वो जग रखवाला डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला सब देवों में सब देवों में ओ सब देवों में सब देवों में है वो देव निराला डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला। धन्यवाद। अब मैं शिविर के मुख्य शिक्षक श्री आशीष जी अग्रवाल से अनुरोध करता हूं कि वे संबंधित साधना करवाएं तथा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आखिरी तक रुककर इस महत्वपूर्ण शिविर का संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। श्री आशीष जी अग्रवाल। सुप्रभात। अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली दोष निवारण शिविर आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन के योगाभ्यास वर्ग की शुरुआत करेंगे। वर्ग शुरू करने से पहले मैं आज के आसनों के बारे में बता दूं। आज हम लगभग कल के ही आसन करेंगे। कल के आसनों में एक दो आसन कुछ नए रहेंगे। हम कोशिश करेंगे जो हमने कल अभ्यास किया था उसी प्रकार आज भी अभ्यास करें, लेकिन आज हमारे साधना लेवल को थोड़ा एक स्तर ऊपर की ओर ले जाते हुए अंतर्मुखी होते हुए अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अंतर्मुखी होने से अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पूरा ध्यान जाता है, प्रभाव पूरा पड़ता है उन पर। शुरुआत करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। गर्दन की सूक्ष्म क्रिया है ग्रीवा चालन। उठकर अपने आसन पर खड़े हो जाए। ग्रीवा चालन के लिए स्थिति बनाएं। पैरों में कंधों जितना अंतर। दाएं बाएं हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि चारों उंगली आगे, अंगूठे पीछे की ओर। 4 चरणों में ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखें। गर्दन को हम उतना ही घुमाएं या खींचें जितना हमसे संभव हो। हमारे कंधे स्थिर हो, कंधे ना उठे या झुके, सिर्फ गर्दन ही घुमाव करें। जिन्हें सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है वे गर्दन को आगे की ओर ना झुकाएं। और क्रिया करते समय गर्दन के आसपास की मांसपेशियों पर खिंचाव को अनुभव करते हुए अभ्यास करना है। शुरू करेंगे। पहला चरण। पहले चरण में सिर को आगे पीछे झुकाना है। श्वास निकालते हुए गर्दन धीरे धीरे आगे। प्रयास रहे ठोडी हंसली पर, कंठपुट पर स्थिर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, अधिक से अधिक पीछे।
गर्दन का पिछला भाग रीढ़ पर स्पर्श करें। क्षमता अनुसार ही अभ्यास, जोर जबरदस्ती ना हो। धीरे धीरे वापस। एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से 3 से 4 चक्र और दोहराएं। धीमी गति से ही जाना है। गोटी कंठ पर लगे। फिर धीमी गति से ही ऊपर पीछे की ओर, पिछला भाग रीढ़ पर स्पर्श करने का प्रयास। हमारी मांसपेशियां तो प्रभाव में आती है, पर अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित होती है। जब हम गर्दन को आगे पीछे खींचते हैं तो हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ता है, घटता है, नियंत्रित होता है। गर्दन को मध्य में स्थिर करें। दूसरे चरण का अभ्यास करेंगे। दूसरे चरण में भी झुकाते हुए ही अभ्यास करना है। दाएं बाएं गर्दन को झुकाना है। गर्दन को दाईं ओर से झुकाते हुए इस प्रकार जाए कि कान कंधे से जितना निकट लाना संभव हो लाएं। ध्यान रखें कंधे ना उठे, गर्दन को ही झुकाना है। खिंचाओ अब हमारे दाएं बाएं की तरफ। श्वास भरते हुए वापस। छोड़ते हुए गर्दन बाईं ओर झुकाते हुए बायां कान बाएं कंधे से जितना निकट लाना संभव हो लाएं। रुके। अब खिंचाओ हमारे दाईं ओर की मांसपेशियों पर। धीरे धीरे वापस। एक चक्र हुआ। इस प्रकार से 3 चक्र और दोहराएं। प्रयास दाएं बाएं ही रहे, कंधे न उठे। पैराथायराइड ग्रंथियां जो थायराइड ग्रंथियों के छोरों पर स्थित है वह भी प्रभावित होती है। इन ग्रंथियों के स्त्राव नियंत्रित सेक्रेट होते हैं शरीर में। एक आवृत्ति और करें दाईं ओर। धीरे धीरे वापस दाईं ओर। धीरे से मध्य में। अब अगले 2 चरणों में हम गर्दन को घुमाते हुए अभ्यास करेंगे। तीसरा चरण, गर्दन को दाएं बाएं घुमाना। गर्दन घुमाते हुए दाईं ओर इस प्रकार ले जाएं, थोड़ी कंधे के सीध में आए। ध्यान रखें कंधे ना घूमे, कंधे स्थिर ही रहे। सिर्फ गर्दन को घुमाना है, थोड़ी कंधा एक लाइन में। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना हो, अपनी क्षमता अनुसार जितना संभव हो जाए रुके। धीरे धीरे वापस। श्वास निकालते हुए गर्दन घुमाते हुए बाईं ओर। क्षमता अनुसार अंतिम छोर पर जाए, रोके। श्वास भरते हुए वापस। इसी प्रकार से 3 चक्र और दोहराए। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां हमारे गर्दन में कंठ के पीछे रीढ़ पर स्थित विशुद्धि चक्र के स्थान पर ही स्थित है। थायराइड ग्रंथियों का स्थान हमारे वोकल कॉर्ड के नीचे और श्वसन नली के ठीक ऊपर यह स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि आयोडीन का ग्रहण करती है और हमारे शरीर के लिए जो उपयुक्त हार्मोन्स है उनका स्त्राव करती है, जैसे कि फास्फोरस और आयरन का स्त्राव इस ग्रंथि द्वारा होता है। शरीर में आयरन का उपयोग इस ग्रंथि के स्त्राव से होने से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में यह सहायक है। फिर हो जाए
चौथे चरण का अभ्यास करेंगे। चौथे चरण में गर्दन को गोलाकार घुमाते हुए अभ्यास करना है। सबसे पहले ठोड़ी को कंठकुप पर हंसली पर स्थित करें, नीचे की ओर धीमी गति से अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पहले दाईं ओर, पीछे, श्वास निकालते हुए बाईं ओर, फिर आगे, थोड़ी वापस कंठ पर, एक चक्र हुआ, 3 चक्र और इसी प्रकार धीमी गति से प्रयास। दाएं बाएं जाए तो ठोड़ी कंधों को स्पर्श करते हुए, पीछे जाने पर गर्दन का पिछला भाग रीढ़ पर स्पर्श हो। आगे आए तो वापस ठोड़ी हंसली पर, कंठकूप पर स्पर्श। थायराइड ग्रंथियां फास्फोरस का भी स्त्राव करती है। फास्फोरस का उपयोग नाड़ियों एवं मस्तिष्क के केंद्रों में नाड़ियों तथा मस्तिष्क के सेल्स का निर्माण करता है। फास्फोरस मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। नीचे की ओर स्थिर करें, विपरीत दिशा से 4 राउंड लगाएं। बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर, फिर नीचे। गति धीमी, ध्यान पूरा खिंचाव पर, गर्दन की मांसपेशियों के प्रभाव पर। पैराथायराइड ग्रंथियों के प्रभावित होने से कैल्शियम का स्त्राव हमारे शरीर में नियंत्रित बनता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाए तो हड्डियों की क्षीणता होती है, उनमें कमजोरी आ जाती है, उनके जोड़ जल्दी से नहीं बनते हैं। इसलिए पैराथायराइड ग्रंथियां यदि नियंत्रित रहे तो कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में नियमित बनी रहती है। साथ ही इन क्रियाओं से थाइमस ग्रंथि जो कि बच्चों में अधिक प्रभावित करती है, वह भी प्रभाव में आती है। थाइमस ग्रंथि का स्थान हृदय के ठीक ऊपर की ओर स्थित होता है, छाती के मध्य में। आवृत्ति पूरी करते हुए स्थिर, दोनों हाथ नीचे, बैठकर आसन पर विश्राम। पद्मासन, एड़ियां मिलाए, पंजे ताने, हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाईं एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ू पर स्थिर करें और बायां पैर मोड़ते हुए बाईं एड़ी नाभि के दाईं ओर पेड़ू पर स्थित। प्रयास रहे एड़ियां निकट से निकट हो। जिन्हें पद्मासन में कठिनाई है वे अर्ध पद्मासन का अभ्यास अवश्य करें। बारी बारी से कभी दाएं कभी बाएं से करें। अर्ध पद्मासन नियमित अभ्यास करने से पद्मासन में भी सहयोग मिलता है। धीरे धीरे पद्मासन आसानी से लगता है। पद्मासन भी हमारी ग्रंथियों को प्रभावित करता है। जब एड़ियों का दबाव पेड़ों पर आता है तो हमारे पैरों में रक्त का स्त्राव कम होता है। कमर सीधी होने पर बचा हुआ रक्त मस्तिष्क में ध्यान के लिए उपलब्ध होता है, जिससे हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि प्रभाव में आती है। पिट्यूटरी ग्रंथि प्रभावित होने से पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य ग्रंथियों का भी नियंत्रण करती है। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर स्थिर करें, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करना है। ध्यान श्वासों पर स्थिर करें। धीमी गति से श्वासों को अधिक से अधिक बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास निकलने पर पेट की मांसपेशियां प्रयास पूर्वक अंदर की ओर संकोचित करें। प्रयास रहे नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद का भी अभ्यास करें। मल निष्कासन केंद्रों का संकोचन। पेट ढीला करते हुए शनै शनै आनंद पूर्वक श्वास को गहरा कंठ तक भरे।
श्वास पूरा भरने पर भी मूलबंध। अभ्यास से मूलबंध पूरी क्रिया में लगा ही रहता है। इसी प्रकार से निश्चित आवृत्तियां दोहराएं। गहरे लंबे श्वास में हमारे सभी प्राण प्रभाव में आते हैं, जिससे हमारी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी एक एक कर प्रभावित होती है। महिलाओं में डिंब ग्रंथि, पुरुषों में पौरुष ग्रंथि, मणिपुर पर स्थित हमारी एड्रिनल ग्रंथि, हृदय के ऊपर स्थित थाइमस और ऊपर थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि तथा प्रभाव आज्ञा चक्र पर पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि पर भी आता है। गहरे श्वास से हमारा मानसिक नियंत्रण बढ़ता है। इस अवस्था में ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित ओम ध्वनि मन शांत होने से सभी ग्रंथि प्रणालियों का स्राव हमारे शरीर में सुनियंत्रित होता है। ओम ध्वनि का अभ्यास 3 आवृत्तियां 2:1 के अनुपात में उच्चारण, स्वर मधुर, श्रद्धा योग एवं लयबद्ध सामूहिक रूप से एक साथ। एक गहरा श्वास भरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। उंगलियां कोमलता से आंखों पर फेरते हुए आंखें खोले, पद्मासन खोले। खड़े होकर आसनों का अभ्यास करेंगे। उठकर आसन पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर आज अर्ध चक्रासन आसन का अभ्यास लेंगे। अर्ध चक्रासन स्थिति बनाएं। पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी, शरीर सीधा, भुजाएं शरीर के साथ। अब हाथों को कमर के निचले स्थित हिस्से पर स्थिर करें। इस प्रकार रखिए कि दोनों अंगूठे रीढ़ पर तथा अन्य सभी उंगलियों का रुख सामने की ओर हो। इस आसन में सावधानी रखें, जिन्हें चक्कर आते हो वह यह आसन ना करें। जिन्हें उच्च रक्तचाप का दोष है वे पीछे की ओर शक्ति से थोड़ा कम एवं सावधानी से झुकते हुए अभ्यास करें। सबसे पहले सिर को पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव को अनुभव करें। हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों पर प्रभाव आता है।
अब श्वास भरते हुए कटी प्रदेश से पीछे की ओर अधिक से अधिक झुके, अंगूठे हमारे रीढ़ पर निचले भाग पर स्थित है, अंगूठों से दबाव देते हुए जाए, कमर तक का भाग सीधा रहे, घुटने सीधे रहे, सामर्थ्य अनुसार पूर्ण स्थिति में जाए, श्वास सामान्य कर रुके, थाइमस ग्रंथि खिंचाव में आती है, प्रभावित होती है। जैसा हमने वार्ता में सुना था, कल की वार्ता में भी सुना, अगर हमारे ग्रंथियों का स्त्राव अधिक हो या कम हो तो भी हमारे शरीर में उसका अनियंत्रण होता है, हाइपर या हाइपो की पोजीशन बनती है। इसलिए हमें ग्रंथियों के स्त्राव को सुनियंत्रित करना है, जितनी मात्रा में शरीर को जरूरत है उतना ही स्त्राव हो। धीरे धीरे ही वापस आए। पूर्व स्थिति, हाथ नीचे, कुछ क्षण विश्राम, श्वास सामान्य। अगला आसन सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार बहुत महत्वपूर्ण आसन है, सभी चक्र इस आसन से प्रभावित होते हैं। चक्रों के पीछे ही हमारी ग्रंथियों का स्थान होता है, जिससे सभी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमारी प्रभावित होती है। इसलिए पूरे ध्यान से इस आसन का अभ्यास। आसन पर स्थिति बनाए, 1/3 भाग आगे छोड़ते हुए। पहली स्थिति प्रणामासन, पैरों में विशेप, एड़ियां मिली, पंजे खुले, शरीर सीधा, हथेलियां नमस्कार की स्थिति में, अंगूठा मूल छाती के मध्य में, चारों उंगलियां मिली, थोड़ी सी तिरछी आगे की ओर, कोहनी से कलाई का भाग पृथ्वी के समानांतर, आंखें बंद, ध्यान भ्रू मध्य पर, आज्ञा चक्र पर स्थित। सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्र द्वारा। ओम यवये नमः। पहली स्थिति में आज्ञा चक्र पर ध्यान। आज्ञा चक्र के पीछे स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि पर प्रभाव। पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव नियंत्रित होने से अन्य सभी ग्रंथियों का भी नियंत्रण होता है। हस्त उत्तानासन, श्वास भरते हुए भुजाएं तानते हुए सिर की ओर, भुजाओं का स्पर्श कानों से, पीठ सहित ताने अधिक से अधिक ऊपर, यथाशक्ति यथासंभव भुजाएं गर्दन सामर्थ्य अनुसार पीछे, कम जाए पर भुजाएं कानों से सटाते हुए एक साथ प्रयास। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों पर प्रभाव। पाद हस्तासन, सर्वाइकल दर्द, स्लिप डिस्क वाले यह स्थिति ना करें। श्वास निकालते हुए कमर के भाग से झुकते हुए, भुजाएं कानों के साथ रखते हुए आगे आए। हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, माथा घुटने पर, घुटने अंत तक न मुड़े। पूरा श्वास निकालते हुए पेट संकोचित करते हुए प्रयास, माथा और निकट। रुकी स्थिति में श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेनक्रियास ग्रंथि प्रभावित, एड्रिनल ग्रंथि पर प्रभाव। अश्व संचालन आसन, श्वास भरते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे, पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। बायां पैर बगल में,
पेट का एक भाग दबाव की स्थिति में दायां पैर पीछे है, दूसरा भाग खिंचाव की स्थिति बनती है। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। पुरुषों में शुक्र ग्रंथि, महिलाओं में डिंब ग्रंथि इस स्थिति से प्रभावित। पर्वतासन, बायां पैर भी पीछे, दोनों पंजे मिलाए, हथेलियां पंजे एक बार रखने पर स्थिर। श्वास निकालते हुए शरीर ढकेलते हुए पीछे। थोड़ा सा प्रयास कलाई कंधों से ढकेलते हुए करें। एड़िया तलवे पूरे पृथ्वी पर स्पर्श, घुटने सीधे, माथा अंदर, ठोड़ी कंठ पर। ध्यान का केंद्र सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मारंध्र के ऊपर कपाल पर स्थित। ठोड़ी कंठ पर लगने से थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों पर प्रभाव, थाइमस ग्रंथि प्रभावित। श्वास भरते हुए शरीर आगे, स्लाइडिंग पोजीशन बनाएं। पंजे खड़े, एड़ी से सिर तक शरीर सीधा, हथेलियों पर भार। अष्टांग आसन, एक एक कर दोनों घुटने, फिर छाती, फिर धीरे से माथा आसन पर। 8 अंग आसन पर स्थिर हो, भार हथेलियों पर, कोहनियां खड़ी शरीर के साथ। श्वासें स्वाभाविक। ध्यान अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र का स्थान हृदय के पीछे कंठ पर। हमारी थाइमस ग्रंथि प्रभावित आती है। थाइमस ग्रंथि शरीर के विकास में विशेषकर बच्चों में अधिक सहयोगी होती है। भुजंगासन, श्वास भरते हुए शरीर आगे की ओर खिसकाते हुए धड़ ऊपर, कोहनियां सीधी करें। थोड़ा सा प्रयास शरीर आगे की ओर लाते हुए, घुटने पृथ्वी पर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। एक एक छोटी छोटी स्थितियां हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास रहे। हर एक स्थिति का अपना महत्व है। गर्दन पीछे की ओर जाने से कंठ पर प्रभाव, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में। धड़ नीचे की ओर होने से हमारे स्वादिष्टान के पास स्थित पौरुष ग्रंथियां प्रभावित। ध्यान का केंद्र मूलाधार चक्र। हथेलियों पंजों पर, शरीर धीरे धीरे ऊपर। पर्वतानासन, धकेलते हुए स्थिति, एड़िया पृथ्वी पर, ठोड़ी कंठ पर। पर्वत के समान ऊंची से ऊंची चोटी बनती है, इसलिए पर्वतासन नाम दिया गया है। इस स्थिति में हमारे पेट के सभी अवयवों का झुकाव पृथ्वी की ओर होता है, वे अपने स्वाभाविक स्थिति में आते हैं। थोड़ा रुकने पर पेट भी अंदर की ओर खींचा अनुभव होता है। इससे हमारे एड्रिनल ग्रंथि भी इस स्थिति में प्रभावित होती है। एड्रिनल ग्रंथि का स्थान हमारे गुर्दों के ऊपर, डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित है। दायां पैर श्वास भरते हुए बगल में, अश्व संचालन। हथेलियों की लाइन में आए, कमर नीचे, बायां घुटना पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से ऊपर, कमर नीचे, गर्दन पीछे। स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान। पेट के अंग बारी बारी से दबाव एवं खिंचाव की स्थिति में आते हैं। पाद हस्तासन, बायां पैर आगे, कमर दर्द वाले सीधे हो जाए।
घुटने सीधे, माथा घुटनों की ओर, पेट संकोचित कर प्रयास। कम जाए पर घुटने सीधे रखते हुए ही कोशिश। निकट से निकट लाने की स्थिति बने। सोच के अभ्यास से स्थिति पूर्ण बनती है। मणिपुर पर ध्यान। भुजाएं कानों के साथ रखते हुए श्वास भरते हुए कमर से ऊपर तानते हुए ही चले। भुजाएं पीठ सहित ताने आकाश की ओर। हस्त उत्तानासन। एक साथ पीछे। विशुद्धि चक्र पर ध्यान। प्रणाम आसन। हथेलियां मिलाते हुए धीरे से वापस प्रणाम की स्थिति। आज्ञा चक्र पर ध्यान। दोनों भुजाएं बगल से नीचे। शव आसन। पीठ के बल आसन पर लेटे। शरीर सीधा ढीला। एड़ियों में सुविधाजनक फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे। हथेलियां आकाश की ओर। उंगलियां भी सीधी पर ढीली। शवासन में हमारा मन शांत होता है। मन शांत होने से समस्त ग्रंथि प्रणालियों का स्त्राव भी सुनियंत्रित बनता है। जब हमारे भावों में परिवर्तन आते हैं तो हमारी ग्रंथियों का स्त्राव तेजी से घटता एवं बढ़ता है। शवासन मन को शांत बनाकर उन स्त्रावों को नियंत्रित करता है। ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाए। पंजे ताने। भुजाएं सिर के पीछे। कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। भुजाएं कानों से सटाते हुए ताने। श्वास भरकर आगे से पैर, पीछे से हाथ विपरीत दिशा में खींचे। श्वास लेते छोड़ते रहे। ध्यान का केंद्र संपूर्ण शरीर। ताड़ासन से हमारे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि तथा साथ ही एड्रिनल ग्रंथि प्रभाव में आ रही है। इनके स्त्राव शरीर में सुनियंत्रित बनते हैं। थाइमस ग्रंथि द्वारा शरीर में टी सेल्स का स्त्राव बढ़ता है जो हमारे रक्त में लिम्फोसाइट्स का नियंत्रण करते हैं। धीरे से शरीर ढीला। भुजाएं शरीर के साथ। दाईं ओर से करवट लेकर उठकर बैठें। बैठकर स्थिति में आसन अभ्यास। कमर चक्रासन। पैरों में अधिक से अधिक फासला। घुटने सीधे, पंजे तने।
पूरे आसन में पैरों की स्थिति बनी रहे। अब धड़ को बाईं ओर घुमाकर श्वास निकालते हुए दाईं भुजा बाएं पैर के अंगूठे से आगे लाएं। माथा घुटने से निकट या आगे लाने का प्रयास। बाईं भुजा कमर के पीछे। पैर का पंजा हमारा खींचकर तान कर ही रहे। यह एक और स्थिति हुई। अब वापस आकर धड़ को दाईं ओर घुमाए। बाईं भुजा दाएं पैर के अंगूठे से आगे लाने का प्रयास। माथा दाएं घुटने से निकट या आगे। दाईं भुजा कमर के पीछे। कमर चक्रासन ये हमारा गति का आसन है। अब इस स्थिति को गति के साथ दोहराएं। गति से दाएं एवं बाएं धड़ से घुमाते हुए अभ्यास। इस आसन से विशेषकर कमर का भाग कटी प्रदेश प्रभावित एवं लचीला बनता है, जिससे हमारे अग्नाशय, एड्रिनल ग्रंथि और नीचे की ओर स्थित डिंब ग्रंथि, शुक्र ग्रंथि प्रभावित होते हैं। कमर का निचला भाग हमारा सबसे कड़ा सख्त भाग है, वह इस आसन से लचीला बनता है। फिर हो जाए। वापस आकर विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला। श्वास सामान्य। कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने। भुजाएं कमर के पीछे। हथेलियां निकट से निकट हो। उंगलियां अंगूठे आपस में मिले। हथेलियों एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर ऊपर, धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। पंजों को तानते हुए प्रयास करें। जितना अधिक पंजों को तानेंगे शरीर एक सीध में एक लाइन में बनता है, रुकने की क्षमता भी अधिक होती है। पूर्ण अवस्था में पंजे आसन पर भी लगते हैं। स्थिति बनने पर गर्दन पीछे। जो पुराने साधक है वह एक ही बार में अधिक समय रुक पाते हैं। जो नए साधक हो, जिन्हें कठिनाई हो, वे 2 बार में अभ्यास कर आसन को पूरा करें। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ने पर एक ही बार में हम अधिक समय रुक पाते हैं। कोण आसन से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथियां प्रभावित हो रही है। गर्दन पीछे की ओर जाने से कंठ के भाग पर खिंचाव आता है। पैराथायराइड ग्रंथियों के प्रभावित होने से कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में नियंत्रित होती है, जिससे हड्डियों के जोड़ मजबूत बनते हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे शरीर नीचे, शरीर ढीला, विश्राम। वज्रासन। एड़ियां मिलाए, पंजे ताने, हथेलियां घुटनों पर। दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पर। हथेलियों पर भार देते हुए दोनों पैर मोड़े, अंगूठे मिले, एड़ियां खुली।
एड़ियों के मध्य में बैठे, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर, कमर से सीधे ही बैठना है जिससे अधिक से अधिक दबाव जंघाओं से पिंडलियों पर आए, वज्र नाड़ी प्रभाव में आती है। हमारी वज्र नाड़ी प्रभाव में आने से रीढ़ पर के सभी चक्र भी इस आसन से प्रभावित होते हैं। सभी चक्रों के पीछे ही हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्थान है, इससे हमारी सभी ग्रंथियां भी प्रभावित होती है वज्रासन से। अर्ध उष्ट्रासन, वज्रासन में ही अभ्यास करना है। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटने कंधों जितनी दूरी पर, पीछे से पंजों को भी लिटाकर रखें, कंधों जितनी दूरी पर एक दूसरे से समानांतर करें। अब हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे रीढ़ पर निचले भाग पर मिले, चारों उंगलियों का रूप आगे की ओर। अर्ध उष्ट्रासन, हाथों के सपोर्ट से ही पीछे की ओर झुकते हुए स्थिति बनाना है। पहले श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर अधिकाधिक मोड़े, गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव, गले के भाग पर स्थित थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथियों पर खिंचाव प्रभाव। अब अंगूठों पर दबाव देते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे, घुटने से जंघा तक का भाग हमारा सीधा ही रहे। हाथों का सपोर्ट होने से अधिक जा पाते हैं। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास अच्छा होने पर पूर्ण उष्ट्रासन भी सुंदर बनता है, सरलता से बनता है। पैरों को सीधा रखते हुए स्थिति आसानी से बनती है। कमर से पीछे की ओर झुकने पर एड्रिनल ग्रंथियां भी प्रभावित। एड्रिनल ग्रंथि हमारे शरीर में भावों के परिवर्तन लाने में सहयोगी है। ये हमारे शरीर में चय अपचय मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आए। पेट के बल मकरासन, शरीर सीधा, पेट के बल, पैरों में अंतर, पंजे दाएं बाएं लेटे, दाई हथेली बाई हथेली पर, माथा हथेलियों पर स्थिर। मकर आसन में शरीर शांत होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथियों पर हमारा पूरा प्रभाव आता है। आज्ञा चक्र के पीछे स्थित पेट के बल आसन अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन, शरीर को सीधा करें, पेट के बल, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे मिलाकर लिटाकर ताने, हाथों की स्थिति कोनिया मुड़ी शरीर के साथ, हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर।
अब पहले गर्दन को अधिकाधिक मोड़े, गर्दन पूरे आसन में इस प्रकार स्थिति बनी रहे। श्वास भरते हुए धड़ को पेड़ों पर भार देते हुए ऊपर की ओर उठाए, पेड़ों पर भार हो, हथेलियां हमारी स्पर्श मात्र पृथ्वी पर हो। जितनी हमारे रीढ़ में लचक होगी उतनी ही रीढ़ अधिक मुड़ेगी। रीढ़ अधिक मुड़ने पर कोहनियां भी थोड़ी सी ऊपर उठेगी। पेड़ों पर दबाव आने से हमारी प्रजनन ग्रंथियां हैं, डिंब ग्रंथि और शुक्र ग्रंथि प्रभावित होती है। गर्दन पीछे की ओर होने से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती है। पेड़ों पर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता है, जिससे एड्रिनल ग्रंथि पर भी प्रभाव होता है, उसका स्त्राव नियंत्रित बनता है। वापस आए तो धीरे धीरे ही पहले धड़ को नीचे लाए, गर्दन पीछे की ओर ही रहे। जब हमारे पूरे फेफड़े पृथ्वी पर लग जाए, धीरे से गर्दन लाते हुए माथा पृथ्वी पर लगाए। दाईं ओर से करवट लेते हुए पीठ के बल आकर विश्राम करें। पीठ के बल आसन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े, एड़ियां नितंबों के साथ। दोनों हाथों से पैरों के टखने पकड़े। जिन्हें अल्सर एवं हर्निया के रोग है वे इस आसन को ना करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रखें कंधे और सिर का भाग पृथ्वी पर ही हो। कंधे पृथ्वी पर होने से इसे कंधर आसन भी कहा जाता है। एक सेतु यानी ब्रिज के समान पोजीशन बनती है, इसलिए सेतु बंद आसन कहा गया है। फिर से प्रभाव हमारी गर्दन के आसपास की मांसपेशियों पर, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथियों पर। इस आसन के अन्य लाभ, इससे हमारा पाचन एवं निष्कासन क्रिया हमारी सहज सुदृढ़ बनती है। जंघाओं एवं नितंबों के पास की अतिरिक्त चर्बी भी घटती है। धीरे धीरे धड़ नीचे, शरीर ढीला। शवासन में विश्राम। शवासन, पैरों में फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, पूरा शरीर सीधा ढीला। मन की आंखों से संपूर्ण ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। मन शांत, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मन से सभी अंत स्त्रावी ग्रंथियों पर ध्यान। शांत अवस्था में हमारी अंतस्त्रावी ग्रंथियां
का स्त्राव सुनियंत्रित, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का स्त्राव, हार्मोन्स हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर्स का काम करता है। 50 से भी अधिक केमिकल्स मैसेंजर्स हमारे शरीर में इन ग्रंथियों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। आसनों के अभ्यास से इन ग्रंथियों के स्त्राव में हमारा नियंत्रण आता है। दाईं ओर से करवट लेकर उठकर आसन पर बैठे। सिंहासन, पद्मासन लगाएं। जिन्हें पद्मासन में कठिनाई हो वे पैरों को पीछे ले जाते हुए भुजंग आसन की स्थिति में अभ्यास करें। शरीर को आगे लाते हुए हाथों की स्थिति बनाएं, कलाइयां मिली, उंगलियां घुटनों की ओर, हाथों को आगे से आगे लाएं जिससे हमारा कमर का भाग नीचे हो। जीवा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर, श्वास भरे, मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास निकालें। अंत में पेड़ों को पिचकाएं। इस प्रकार से 3 से 4 आवृत्ति दोहराएं। सिंहासन से कंठ पर दबाव आता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती है। उनके द्वारा शरीर में छोड़े गए हार्मोन्स नियंत्रित बनते हैं। वापस आकर गले की मालिश, दाएं बाएं एवं मध्य भाग की ऊपर से नीचे मालिश करने से गले की स्थित ग्रंथियों पर प्रभाव, गले के दोष दूर करने में लाभ। मधुर हंसी, खुलकर मस्ती के साथ खिलखिलाते हुए प्रसन्नता भरी हंसी रहे। सभी अपने माइक ऑन करते हुए मिलकर हंसेंगे। हंसना यह एक महान क्रिया है। जब हम खुलकर हंसते हैं तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स का स्त्राव होता है। ये सभी हार्मोन्स हमारे शरीर में आनंद की स्थिति का निर्माण करते हैं। फील गुड हार्मोन्स कहा जाता है इन्हें।
प्राणायाम के अभ्यास से पहले मैं हमारे जिला मंत्री श्री भरत भूषण जी को आमंत्रित करता हूं, वे हमें कुछ सूचनाएं देंगे। सभी को नमस्कार। जैसा आपको पता है कि अभी हम जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि पर शिविर शुरू है हमारा, रविवार को हमने अंतःस्रावी ग्रंथि पर वार्ता डॉक्टर राजन पटेल ने ली थी। आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियां डॉक्टर राजन पटेल ने दी और हमारे आशीष जी आसनों के माध्यम से आपको सब जानकारियां दे रहे हैं। और हम लोग ये एक यज्ञ कार्य है, यज्ञ कर रहे हैं कि इसमें हमारा संगतिकरण भी हो रहा है, मैत्रीकरण भी हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हमारी यज्ञ के अंदर एक चीज छूट रही है। इसमें से हमारे कुछ साधक जो कि क्या बोलते हैं, इस प्रार्थना और शांति पाठ के पहले ही छोड़ देते हैं, तो हमारी देव पूजा नहीं हुई, तो हमारा यज्ञ यहाँ पे अधूरा हो गया। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये यज्ञ की पूर्ण आहुति में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि उसके बाद कुछ सूचनाएं भी रहती है, या हमने सब इतना अच्छे साधना कर ली, पर अगर हमने ईश्वर से प्रार्थना ही नहीं की तो हमारा यज्ञ अधूरा हो जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन करता हूं कि अंत तक उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। पद्मासन। पद्मासन यह सर्वश्रेष्ठ आसन है। जिन्हें कठिनाई है वे अर्ध पद्मासन, शारीरिक तकलीफ हो तो सुखासन, या अगर नीचे बैठने में तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, रीढ़ कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम का अभ्यास मुख्यतः श्वासों से होता है, इसलिए ध्यान कोशिश रहे आंखें हमारी अंत तक बंद ही रहे। मन को अंतर्मुखी बनाएं। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। गहरे लंबा श्वास जिस प्रकार शुरू में अभ्यास किए थे, धीमी गति से श्वासों को बाहर खाली करें। अधिक से अधिक श्वास निकालने पर पेट का संकोचन, नाभि मूल रीढ़ से निकट, पेट ढीला करते हुए आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास कंठ तक गहरा भरे। 3 से 4 निश्चित आवृत्तियां दोहराएं। गहरा लंबा श्वास हमारा प्राणायाम का आधार है। गहरे लंबे श्वास से श्वासों पर नियंत्रण बढ़ता है, प्राणायाम में सहयोगी है। श्वासों को सामान्य करें। अग्निसार प्राणायाम। उच्च रक्तचाप, हृदय विकार व हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है, वे इस प्राणायाम का अभ्यास न करें। हथेलियां ज्ञान मुद्रा से हटाते हुए घुटनों पर रखें। प्राणायाम करें तो हमारे शरीर के अन्य भाग न हिले, सिर्फ पेट का ही अंदर बाहर संकोचन हो। कंधे धड़ स्थिर रहे, इसलिए घुटनों को कसकर पकड़े। इस प्राणायाम से हमारे नाभि मंडल की समस्त प्राणिक नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। पाचन एवं निष्कासन अंग इस प्राणायाम से हमारे प्रभाव में आते हैं। जब हम पेट का अंदर बाहर की ओर संकोचन करते हैं तो हमारा अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास और एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी गुर्दों के ऊपर टोपीनुमा रूप में स्थित है, वे ऊपर नीचे होने से प्रभावित होती है। उनके स्राव हमारे नियंत्रित होते हैं।
सबसे पहले गहरा श्वास भरें, श्वास पूरा बाहर निकालें, श्वासों को बाहर ही रोके, बाह्य कुंभक, मूलबंध भी लगाएं। अब नाभि मूल को रीढ़ पर लगाएं, ढीला छोड़ें, लगाएं, ढीला छोड़ें। यह क्रिया तब तक करें जब तक कुंभक सहजता से लगा रहे। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न हो, सहजता से ही कुंभक लगाएं। इस स्थिति में पेट अंदर बाहर। जब रोकना कठिन लगे तो फिर से गहरा श्वास भरकर श्वास बाहर निकाले, बाह्य कुंभक, फिर आवृत्ति दोहराएं। हमारी पेनक्रियास और एड्रिनल ग्रंथियां पूरी तरह से प्रभाव में आती है। एड्रिनल ग्रंथियों का बहुत अधिक महत्व है हमारे शरीर में। इसके प्रभावित होने से भोजन का चय, अपचय, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। यह ग्रंथि लीवर को, यकृत को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए प्रेरित करती है। पेनक्रियास ग्रंथि के प्रभावित होने से इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में नियंत्रित होती है। थक जाए तो श्वास सामान्य कर, फिर से गहरा श्वास भरते हुए बाहर निकालते हुए बाह्य कुंभक, फिर से आवृत्ति करें। आवृत्ति पूरी करते हुए शांत, श्वास सामान्य, शांत भाव से बैठे। किए हुए प्राणायाम के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। भ्रामरी प्राणायाम उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी एवं अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति कुंभक न लगाएं। पहले सुन ले। दोनों अंगूठे कानों में, पहली दोनों उंगलियां आंखों पर, बाद की दोनों उंगलियां मुख पर रखते हुए श्वास को पहले बाहर निकालना है, बाह्य कुंभक, फिर गहरा श्वास भरते हुए आंतरिक कुंभक, मूलबंध। कुंभक के पश्चात मधुर गुंजन करते हुए गहरा श्वास बाहर। अंत में पेट का संकोचन। एक आवृत्ति है, इस प्रकार से 3 से 4 आवृत्ति दोहरानी है। अंतिम आवृत्ति के पश्चात श्वास भरने से पूर्व अंगूठे बाहर,
शुरू करेंगे। दोनों अंगूठे कानों पर, पहली 2 उंगलियां आंखों पर, बाद की 2 उंगलियां मुख पर। श्वास बाहर निकाले, गहरा श्वास भरे, आंतरिक कुंभक, मधुर गुंजन करते हुए श्वास बाहर। आवृत्ति पूरी होने पर हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशंस आते हैं, जिससे मस्तिष्क में स्थित हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि प्रभावित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका स्त्राव हमारी अन्य ग्रंथियों के स्त्राव में भी नियंत्रण करता है। इस प्राणायाम से हमारा मन शांत एवं एकाग्र बनता है। मन को शांत करने से यह प्राणायाम हमारे ध्यान की क्रिया में भी सहयोगी प्राणायाम है। इसके पश्चात हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान की क्रिया, जिस किसी आसन में सुविधा हो उस आसन में बैठे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। इस आसन में हम स्थिरता के साथ अधिक समय रुक पाए, शरीर स्थिर हो। हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी अंत तक बंद रहे। जब हम आंखों को बंद करें तो आंखें हमारी कोमलता से ही बंद हो। कुछ साधक आंखों को मीचते हुए अधिक प्रेशर देते हुए बंद कर लेते हैं, जिससे हमारे आज्ञा चक्र बंद हो जाते हैं। तो हमें कोमलता से ही बंद करनी है, जिससे हमारे सभी चक्र खुले रहे, प्रभाव पूरे चक्रों पर जाए। चक्रों पर स्थित हमारी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव। 5 चरणों में ध्यान का अभ्यास। ओम ध्वनि, ओम ध्वनि का मानसिक जाप, श्वासों पर ध्यान, विचारों पर ध्यान एवं शुभ संकल्प। सबसे पहले शरीर को शिथिल करें। श्वासों को दोनों नासिकाओं से गहरा लंबा लेना आरंभ करें। आनंद पूर्वक ही श्वास को ले, छोड़े। शरीर को तनाव मुक्त करें। ओम की प्रणव ध्वनि, एक एक के अनुपात में ओम का उच्चारण। 2 ध्वनि के बीच जब म की प्रतिध्वनि निकले, उस ध्वनि पर पूरा ध्यान केंद्रित। 2 बार यहां से बोला जाएगा, फिर सब साथ में विलय हो जाए।
ध्वनि को शांत कर मन ही मन इसी लय में ओम का मानसिक जाप चलता रहे। ध्यान पूरा ध्वनि पर, ध्वनि के गुंजन पर। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखना आरंभ करें। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित। आती जाती श्वासों को निहारें। देखें किस प्रकार श्वास नासिका द्वारा शरीर में प्रवेश कर रही है, किस प्रकार श्वास नासिका से वापस बाहर निकल रही है। श्वासों के प्रवाह को महसूस करें। अब ध्यान को विचारों पर केंद्रित करें। आते जाते विचारों को देखें। उनके बारे में सोचे नहीं, उनसे उलझे नहीं। दृष्टा बनकर विचारों को देखते जाएं।
धीरे धीरे यह विचार श्रृंखला कम होती अनुभव होगी। केवल एक चैतन्य ही रह जाता है। इस अवस्था में अपने आप को स्थिर करें। मंगलमय भावना अपने मन में लाएं। जन सेवा, मानव मात्र का उद्धार आदि को निस्वार्थ भाव से करने की भावना अपने मन में सोचें। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका भला हो। संकल्प करें अपने व्यस्त समय में से जो कुछ भी समय निश्चित हो इस कार्य के लिए अवश्य दें। ओम की दीर्घ ध्वनि लेते हुए ध्यान क्रिया को पूर्ण करेंगे। एक गहरा श्वास भरें। कोमलता से नेत्र खोलें। वार्ता। हमारी आज की वार्ता का विषय है पैनक्रियाज एड्रिनल ग्रंथि, जो कि मणिपुर चक्र के समीप स्थित है। वार्ता देंगी हमारे वर्धमान जिला नागपुर की जिला मंत्री श्रीमती कमलेश पुनियानी। कमलेश जी पुनियानी। सबको नमस्कार। आज का हमारा विषय है पैनक्रियाज ग्रंथि यानी कि अग्नाशय ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। अभी पैनक्रियाज ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि के बारे में हमें आशीष जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, यानी हमको आसनों के बारे में बताया, उसमें सारी एड्रिनल ग्रंथि और पैनक्रियाज ग्रंथि कहाँ है और क्या काम करती है, ये हमको विस्तृत जानकारी पूरी तरह और अच्छी तरह से मिली। हम एक बार और इसके बारे में सोचेंगे जिससे हमारे दिमाग में यह बात बैठ जाए कि हमको कहाँ क्या करना है, हमको क्या तकलीफ है, उस ग्रंथि का हमको कहाँ उपयोग करना है। पैनक्रियाज ग्रंथि यानी अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी यह ग्रंथि है। इस ग्रंथि में लैग्रेंज द्वीप पाया जाता है। इसमें ए व बी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें वह कोशिकाएं ग्लूकान हार्मोन का स्रावन करती है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। इनके द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न होता है वो इंसुलिन कहलाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण करता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अब इसके ए और बी कोशिकाओं के बारे में देखेंगे। अल्फा कोशिकाएं, इन कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव होता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है। इस हार्मोन की अधिकता से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। बी कोशिकाएं, इन कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इसका प्रमुख कार्य ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना है। इंसुलिन की कमी से शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह कहते हैं। इसकी अधिकता से शरीर में शर्करा की मात्रा घट जाती है। ऐसे व्यक्ति को अधिक मात्रा में शर्करा का सेवन कराया जाता है। बी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है।
जो रक्त में ग्लूकोज को कम करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। वह अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग में परिवर्तित हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि दो छोटी त्रिभुजाकार ग्रंथियां गुर्दों के ऊपर तथा डायफ्राम से लगी हुई होती हैं। ये गुर्दे के ऊपर स्थित है। इसे एड्रिनल ग्रंथियां कहते हैं। यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों की तरह सबसे अधिक स्राव छोड़ती है। इस ग्रंथि का स्राव जीवन रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कोर्टिसोन जैसा हार्मोन 100 से अधिक बीमारियों को ठीक करता है, यथा गठिया से लेकर रक्त विकार तक, बड़ी आंत तथा कैंसर से लेकर दमे जैसे रोगों को ठीक करने में मददगार सिद्ध हुआ है। एड्रिनल ग्रंथि से भावों में परिवर्तन। एड्रिनल ग्रंथि भावों में परिवर्तन लाने में सहयोगी है। यह इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथि है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। यकृत, जिगर जो को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए एड्रिनल ग्रंथि प्रेरित करती है। त्वचा एवं आंतरिक अंगों से में धमनियों की शाखाओं को संकुचित करती है, लेकिन पेशियों तथा हृदय की धमनियों को एड्रिनल ग्रंथि विस्तृत करती है। अचानक खतरे में तथा आपातकालीन अवस्था में शरीर को सचेत करके भीतरी सुरक्षित शक्ति से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार करती हैं। यानी कि एड्रिनल ग्रंथि का इतना प्रभाव है कि हमें कोई तकलीफ आती है, हमें कुछ होता है तो एड्रिनल ग्रंथि उसके लिए हमारी बहुत सहायता करती है। इससे हमारे जीवन में परिवर्तन, भावों में परिवर्तन, यानी भाव भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे किसी को गुस्सा आना या किसी का मन शांत होना। तो एड्रिनल ग्रंथि हमारे भावों में परिवर्तन लाती है कि यानी हमारा मन शांत हो जाता है। इस ग्रंथि को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे कि हमको आशीष भैया ने अभी बताए, इस ग्रंथि को हमको स्वस्थ रखने के लिए आज जो हमको आसन बताए गए हैं वो नियमित करें, जिससे कि हम स्वस्थ रहे और हमारी प्रतिरोधक शक्ति हमेशा बढ़ती रहे। हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने से हम जीवन में एक काम की जगह 10 काम कर सकते हैं। तो हमें एड्रिनल ग्रंथि और पैनक्रियाज ग्रंथि का प्रभाव देखते हुए हमें रोज नियमित रूप से योग में जुड़ना है और हमारे जो निःशुल्क हमारा शिविर चल रहा है उसमें सबको सहभागी होना है और सबको इसमें सहभागी करना भी है। ये हमारा एक निष्काम कर्म है। तो हम आज ये संकल्प करते हैं कि हमें जो भी हमारे हैं रिश्तेदार, पड़ोसी, उनको लिंक भेजकर इसमें सहभागी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी पुनियानी। और अब साधना के अंत में आज की प्रार्थना और शांति पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती निशा जी शर्मा, जो कि हमारे वर्धमान जिला की प्रभावी क्षेत्र प्रधान है। श्रीमती निशा जी शर्मा। प्रार्थना एवं शांति पाठ। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ओम की दीर्घ ध्वनि, गहरा श्वास भरकर असतो सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ यों शान्ति अन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ पल शांत अवस्था को ग्रहण करें। दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करें, ऊर्जा का निर्माण करें। ऊर्जा को पहले चेहरे पर, सिर पर, फिर पूरे शरीर पर प्रवाहित करें, फिर कोमलता से नेत्रों पर लगाते हुए आंखों को खोलें। धन्यवाद।